नमस्कार दोस्तों, आज अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक सुनना, अंत तक देखना, ताकि आपको इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल जाए और आपका कोई भी आवेदन में कोई प्रकार की गलती ना हो और कोई प्रकार से आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि किसी भी कंडीशन पर आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होना चाहिए और रद्द नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान पुलिस वैकेंसी 2021 की क्या क्या इसके जो रूल्स आए हैं, क्या आए हैं, इनके बारे में मैं आपको सब जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये 10 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 3 दिसंबर इनकी अंतिम तिथि, यानी लास्ट डेट 3 दिसंबर है। आप देख रहे होंगे कि लास्ट डेट रेड कलर में 3 दिसंबर दिया हुआ है। तो इस फॉर्म की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर के बाद हो सकता है कि फॉर्म बंद हो जाएंगे, इसलिए कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न करे कि मैं नज़दीक डेट में जाके भर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको 3 तारीख से पहले आपका आवेदन लगा देना है, ताकि आप आवेदन लगाने से वंचित न रहेंगे, क्योंकि पुलिस की ये बहुत बड़ी भर्ती है और इसके पद भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। इसलिए आप इस आवेदन को लगाने में किसी प्रकार की गलती न करें। अब मैं बताता हूँ आपको फ़ीस का स्ट्रक्चर। फ़ीस क्या होगी। जनरल कैटेगरी की 500 रुपये फ़ीस है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स 2.5 लाख रुपए से कम इनकम है तो उनकी फ़ीस 400 रुपये ही लगेगी, चाहे वो कैटेगरी कुछ भी हो। अभी आप इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है उनकी फ़ीस 400 रुपये ही लगनी है। इसके अलावा उनकी फ़ीस 500 में नहीं जाएगी। जनरल कैटेगरी में जो 2.5 लाख से ऊपर हैं या ओबीसी कैटेगरी में जो 2.5 लाख से ऊपर हैं उनकी फ़ीस 500 रुपये है। बाकी सबकी फ़ीस जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम इनकम वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी फ़ीस जो है वो 400 रुपये ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या आती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि कौन सी तारीख, यानी कौन सी 18 साल के जो स्टूडेंट हैं वो इसका आवेदन लगा सकते हैं। लेकिन वो उसको कैलकुलेशन कैसे करना है, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको 1 जनवरी 2021 से कैलकुलेशन करना है, यानी 1 जनवरी 2021 से उसकी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना है। उसके बाद अगर उसकी उम्र 18 साल आती है तो वो इस आवेदन को लगाने के लिए पात्र है। अंतिम जो मैक्सिमम ईयर्स है वो है 23 साल मेल की और फीमेल की है 18 से 28 साल। लेकिन उनको फर्स्ट, काफ़ी बच्चे जो उम्र में छोटे हैं वो अपनी डेट का कैलकुलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि उनको डेट का कैलकुलेशन जो है वो 1 जनवरी 2021 से उनकी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करना है। अगर वहाँ पे उनकी उम्र 18 साल आती है तो फिर वो आवेदन लगाने के लिए पात्र हैं। उसके बाद में आती फीमेल की 18 से 28। कांस्टेबल ड्राइवर की जो है वो उम्र है 18 से 26 साल और कांस्टेबल ड्राइवर फीमेल 18 से 31 साल। बाकी किसी की छूट, अगर उम्र में अगर किसी की छूट दी हुई है तो वो एज पर रूल्स, यानी जो गवर्नमेंट के रूल हैं, जैसे कोई ये रिटायरमेंट कर्मचारी है जो, या फिर अदरवाइज कोई किसी अदर कैटेगरी में आता है, तो उनके रूल के हिसाब से उनकी एज का कैलकुलेशन होता है और वो जिनको छूट मिलेगी वो रूल के अकॉर्डिंग ही छूट मिलेगी। टोटल पोस्ट इसमें है 4438 पोस्ट, 4438 पोस्ट हैं कुल। उसके बाद में मैं अलग अलग बता देता हूं कि किसकी कितनी पोस्टें हैं। कांस्टेबल जेडी, यानी जो कांस्टेबल जेडी है उनकी 4161 पोस्ट हैं। नॉन टीएसपी एरिया 3536 पोस्ट, उसमें जनरल की हैं 1814 पोस्ट, ओबीसी की हैं 468 पोस्ट, एससी कैटेगरी की 338 पोस्ट, एसटी कैटेगरी की 160 पोस्ट, एमबीसी की 302 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 454 पोस्ट। टीएसपी अपना है नहीं, टीएसपी में अपने को कोई आवेदन नहीं लगाना है। कांस्टेबल ड्राइवर नॉन टीएसपी एरिया में उनकी 100 पोस्ट हैं। जो नॉन टीएसपी की हैं उनकी 68 पोस्ट हैं। उसके बाद में टीएसपी की 32 पोस्ट हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं टेलीकम्युनिकेशन में सिर्फ 154 पोस्ट हैं। और उसके बाद में बैंड 23 पोस्ट। पे स्केल जो है वो एज पर रूल होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन पात्र है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कांस्टेबल के लिए जो स्टूडेंट है वो 10th और 12th की मार्कशीट लगेंगी और 12th पास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो कांस्टेबल का फॉर्म भराने के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, वो भरवा सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर में भी 10+2 और उनके पास में लाइसेंस होना अनिवार्य है।
लर्निंग और हैवी लाइसेंस अगर किसी के पास में है और उसके पास ने उसने 10th और 12th कर रखी है तो वो ड्राइवर के लिए पात्र है, वो ड्राइवर का आवेदन लगा सकता है। कांस्टेबल, आरएसी और बैंड, अगर कोई स्टूडेंट 10th पास से है और वो अगर इस सेना में मतलब इस भर्ती में जाना चाहता है तो वो आरएसी और बैंड में जा सकता है। कांस्टेबल, आरएसी, बैंड के जो स्टूडेंट हैं वो 10th पास वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस आरएसी बटालियन में अपना आवेदन लगा सकते हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 10+2, लेकिन उनके पास साइंस होना चाहिए। जिसके पास साइंस है, जिस स्टूडेंट के पास में साइंस सब्जेक्ट रहा है, जैसे पीसीएम या पीसीएम रहा है, वो स्टूडेंट जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का जो है वो आवेदन लगा सकते हैं, वो उसमें जा सकते हैं। फिजिकल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेल की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है और फीमेल की है 152 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल का है 81 से 86 सेंटीमीटर। रनिंग होगी मेल की 5 किलोमीटर 25 मिनट में और फीमेल की होगी 5 किलोमीटर की 35 मिनट में। ये टोटल जो जानकारी मैंने आपको दी है ये राजस्थान पुलिस के जो आवेदन लगाएंगे उसके लिए सारी पात्रताएं मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कोई परेशानी ना हो। मेरे सामने काफ़ी ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जो आवेदन लगाएंगे तो वो एक SSO-ID से कितने आवेदन लगा सकते हैं या अलग अलग SSO। तो मैं सबसे पहले आपको SSO-ID के बारे में जो है ना वो सारा क्लियर कर देता हूं कि SSO-ID में कौन से जो किस तरीके से फॉर्म भरना है, उस तरीके से आपको बाहर नहीं जाना है। उससे अगर बाहर जाओगे तो आपके फॉर्म की रिजेक्ट होने की संभावना रहती है। अब मैं आपको बताऊं कि SSO-ID का रूल क्या होता है, SSO-ID का नियम क्या होता है कि एक अभ्यर्थी की राजस्थान में एक सिंगल SSO-ID होती है। इसके अलावा अगर वो SSO-ID बनाता है तो वो कोई भी SSO-ID वैलिड नहीं होगी। एक स्टूडेंट की एक से अधिक SSO-ID अगर है तो ये समझो कि वो स्टूडेंट अपनी एक आईडी तो उसकी जेन्युइन है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी SSO-ID होंगी वो उसकी जेन्युइन नहीं होंगी, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ एक ही SSO-ID में लिंक होता है और आधार कार्ड जिस SSO-ID में लिंक होगा उसी आईडी को वैलिड माना जाएगा। इसलिए मैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनको बता देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक से अधिक SSO-ID से अगर आवेदन लगाओगे तो आपके आवेदन की रिजेक्ट होने की 100% संभावना रहेगी। अगर आपको एक से ज़्यादा आवेदन अगर लगाने हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सिंगल SSO-ID से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप जितने फॉर्म लगाना चाहते हो, जितने डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म लगाना चाहते हो, जहाँ से लगाना चाहते हो, आपको अपनी सिंगल SSO-ID से ही फॉर्म लगाना है, न कि आपको अलग अलग से SSO-ID बनानी है। जीमेल की अलग अलग SSO-ID बना लोगे तो आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो ये समझो कि फिर आपको जो है वो आपके आवेदन की जो है वो रिजेक्ट होने की संभावना 100% रहेगी। उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार हमारे सामने में एक किस्सा आया था कि एक ही स्टूडेंट की 250 SSO-ID थी और उसने 250 आवेदन लगा दिए, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो उसकी सिंगल SSO-ID का फॉर्म एक्सेप्ट किया गया था और 249 यानी 249 जो SSO-ID थी उनके जो फॉर्म थे वो सारे के सारे रद्द हो गए। इसलिए मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ, कन्फर्म बता देता हूँ कि आपको कोई भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपको SSO-ID का विशेष करके ख्याल रखना है। आपको एक से अधिक SSO-ID नहीं बनानी है और एक से अधिक SSO-ID से आपको आवेदन अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक से अधिक SSO-ID से अलग अलग अगर आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा फॉर्म भरने हैं, एक से अधिक फॉर्म भरने हैं, तो आप अपनी सिंगल SSO-ID से ही, आपके पास विकल्प होगा, आप सिंगल SSO-ID से ही अपना आवेदन लगा सकते हैं। उसमें ऑप्शन है, आप एक फार्म भरेंगे, उसके बाद भी वहाँ पे दोबारा अप्लाई करने के लिए आप देखना SSO-ID से एक बार आवेदन लगाएंगे तो आपका जो लगा हुआ आवेदन आपके सामने चला जाएगा। फिर भी आपके पास आवेदन लगाने की सेकेंड ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर आप जितनी मर्जी चाहें उतने ऑप्शन हैं आपके पास में, उतने आवेदन लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सिंगल SSO-ID से ही लगाना है, इसके अलावा आपको नहीं लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट के बारे में कि पोस्ट कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं। तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं कि जहां पे जयपुर आयुक्तालय की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। अगर कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा पोस्ट में अगर फॉर्म लगाना चाहता है तो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं जयपुर आयुक्तालय और जोधपुर आयुक्तालय। उसके बाद सब में जो पोस्टें दी हुई हैं वो एज एक नॉर्मल पोस्ट दी हुई हैं, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 हैं, इसी प्रकार से पोस्ट दी हुई हैं। लेकिन
आयुक्तालय जयपुर और आयुक्तालय जोधपुर में ज़्यादा पोस्टें हैं। बाकी आप जो चार्ट होता है, जो पोस्ट का जो चार्ट होता है, वो चार्ट को देखे बिना आप पोस्ट अप्लाई मत करना। एक चीज़ फिर मैं आपको बता देता हूँ सभी स्टूडेंटों को कि अगर आप कोई भी आवेदन लगाते हो ना, तो आवेदन लगाने से पहले पोस्ट की जाँच अवश्य कर लें। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो एक मतलब बिना देखे ही है ना बोल देते हैं कि हाँ मेरा वहाँ से वो ये भीलवाड़ा से लगा दो, लेकिन भीलवाड़ा में पोस्ट ही नहीं है, तो आप फिर लगवा क्या रहे हो। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि आपको जो पोस्ट विशेष करके पोस्ट चार्ट में पहले देखना है और चार्ट में देखने के बाद ही आपको पोस्ट अप्लाई करनी है, यानी पद अप्लाई करने हैं। वरना आपको कहीं पे भी आपका फॉर्म जो है वो कहीं जहाँ पे पोस्ट नहीं है वहाँ से भी आवेदन लग सकता है, तो उसकी कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट नहीं है, वहाँ पे आपने आवेदन अप्लाई कर दिया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई भी फॉर्म जो है वो बिना समझदारी से, बिना जानकारी के, और विशेष करके एक्सपर्ट ऑपरेटर के बिना आपको आवेदन नहीं लगाना है, क्योंकि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी बहुत मुश्किल से आती हैं, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। इसलिए आपको सुरक्षित और सेफ्टी से ही आवेदन लगाना है और सुरक्षित सेफ्टी से ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, कोई बात पूछनी है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो सबके पास मेरे नंबर हैं, आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी सारी जानकारियाँ मैंने आपको बता दी, कैसे कैसे क्या क्या करना है, सारे रूल्स नियम सब कुछ बता दिया। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर्म सावधानी से भराना है, गलती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है बच्चों। और बाकी नेक्स्ट जो है वो मैं छोटे छोटे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। आप मेरे जितने भी वीडियो है ना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी वीडियो मेरे आते हैं ना, सब वीडियो को आप अच्छे से फॉलो किया कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो पूरा फॉलो नहीं करेंगे, पूरा नहीं सुनेंगे, तब तक आपको सारी जानकारी समझ में नहीं आएगी। मैं देखता हूँ कि एवरेज जो रहता है जो 4 से 5 मिनट का एवरेज होता है कि बच्चे 4 से 5 मिनट ही वीडियो देखते हैं। मेरे को पता है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे, तब तक आप फिर मेरे को कॉल करके पूछते रहोगे कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, मेरे को वो बात समझ में नहीं आई। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बात जो वीडियो जितने भी अपलोड होते हैं ना, उन वीडियो को पूरा सुना कीजिए, ताकि आप जितना सुनेंगे ना उतना ही आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा, ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी। वीडियो को अंत तक देखना, सुनना है, समझना है। फिर अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, वरना फिर कॉल करके पूछने वाली बात ही नहीं है। जो बात आप मेरे को पूछोगे वह सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को मैक्सिमम वायरल किया कीजिए। मैं देखता हूं कि शेयर कम होता है, आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंटों को इसकी जानकारी मिल जाए। काफ़ी आवेदन गांव से लग रहे हैं, गांव में सारी जानकारियां बता नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से आवेदन में काफ़ी गलतियां और काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए, ताकि सबको सारी जानकारी समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। कोई भी अच्छी नई बड़ी वैकेंसी आएगी उसके लिए मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूंगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।